अप अबव द जुलाई स्काई की लाइव सेशन में आप सबको खुश आमदीद। ओके, तो हम चलते हैं जी। जुलाई में हमें और आपको और सबको क्या नजर आने वाला है? सबसे पहले हम एक मंथली ओवरलुक लेते हैं जुलाई के महीने की। ये अगर आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकें, 12 जुलाई को विच इज अ संडे, तो हम आज से क्योंकि आगे की डेट कंसिडर कर रहे हैं, तो संडे को मून और मार्स करीब आ जाएंगे और इसको कंजंक्शन कहते हैं। और हर महीने चांद किसी ऑब्जेक्ट के करीब आया हुआ होता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो जरा एस्ट्रोनॉमी से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि एक्लिप्टिक वो रास्ता है जिसके ऊपर सारे प्लैनेट्स और सूरज और चांद सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स वॉक करते हैं, जिनका ट्रैक है। तो एक्लिप्टिक के ऊपर क्योंकि सब होते हैं तो चांद कभी ना कभी किसी के करीब जरूर होता है। तो उमैद भाई, ये जो पेयर है ये 2.2 डिग्री एक दूसरे के करीब आएगा। तो क्या हमें चांद को देख के और ये मार्स को देख के कुछ आइडिया मिल सकता है कि हम ये 2 डिग्री कितना होता है? हाँ, जो सबसे ज्यादा बुनियादी चीज बताई जाती है वो इसी तरह बताई जाती है कि चांद जो है वो आधा डिग्री है अपनी मोटाई में, कह लें, क्योंकि सर्कुलर नजर आता है, किसी अपनी विड्थ में कह लें। सो तो अगर ये आधा डिग्री है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इस इमेज में आप देखें कि आधा चांद जो नजर आ रहा है और जो आधा नजर नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वहां पे है चांद, तो ये है हाफ डिग्री। और ये जो हाफ डिग्री है, ये येलो जो एरोज हैं इससे भी आपको नजर आ रहा है, ये हाफ डिग्री है। सो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं 1 डिग्री कितना होगा और 2 डिग्रीज कितने होंगे। ठीक है, बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है। और ये वो ऑब्जेक्ट, ये वो डिस्टेंस है जिसके ऊपर आप कर सकते हैं, यूं कह लें, बायनोकुलर बहुत यूज कर सकते हैं। सो ये फ्यू डिग्रीज ऑब्जेक्ट्स जो हैं, या ये जो डिस्टेंस आपको नजर आता है ऑब्जेक्ट्स में, बायनोकुलर के हवाले से, बायनोकुलर के लिहाज से ये बहुत अच्छा है और ये बड़ा अच्छा व्यू नजर आ सकता है। ओके, ग्रेट। और आई थिंक ये व्यू काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी देगा क्योंकि चांद सिल्वरी वाइट और मार्स रेड ऑरेंज। सो इसको सुबह सुबह उठ के आप 2:45 बजे जरूर देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात जरूर हम कह दें कि ये साथ साथ नहीं है, ये लाइन ऑफ साइट पे हम इकट्ठे नजर आ रहे हैं। तो मरीख बहुत दूर है और चांद हमसे बहुत करीब है, लेकिन चूंकि वो इकट्ठे ऐसे नजर आ रहे हैं तो हमें ये दो लग रहे हैं, लेकिन फिजिकल फासला उनका बहुत ज्यादा है। वो फिजिकल फासला करीब नहीं आएगा, दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी, बेफिक्र है। ये सोशल डिस्टेंसिंग एंजॉय कर सोशल रहे हैं। डिस्टेंसिंग, या एग्जैक्टली। जबरदस्त। एंड देन 12 जुलाई को ही संडे की सुबह 4 बजे के करीब आप अगर उठें और बाहर देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है वीनस, प्लैनेट वीनस का, और एक सितारा है एल्डीबैरन उसका। और इनमें खूबसूरती की बात यह है कि एल्डीबैरन एक येलो, बड़ा ह्यूज स्टार लेकिन येलो कलर का, और वीनस ऑफ वाइट कलर का। सो एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए, इसकी जो सेपरेशन है इन दोनों की, ये 1 डिग्री से भी कम है। वाओ, तो ये काफी करीब होंगे। वाओ, वाओ। लेकिन इसका थोड़ा सा एक जो जो हर हर खुशी के साथ एक छोटा सा गम आता है। तो इसके अंदर जो गमी है वो ये है कि ये सिर्फ होराइजन से, उफक से सिर्फ 19 डिग्री ऊपर होंगे। विच इज नॉट दैट बैड क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं। Yeah, also this will be an enjoyable conjunction to view naked eye. या जी, ये Horizon बड़ा से इंपॉर्टेंट just, पॉइंट है इनफैक्ट। yes, और दूसरी just जी, before dawn, twilight में माहौल है जी। और फिर मजा स्पेशली है। जी रोशान, एक और बात है कि ये चूंकि सुबह का वक्त है तो स्काई उस वक्त बहुत बेटर होता है। इवनिंग के वक्त स्काई बहुत हेजी हो चुका होता है, तो प्लैनेट अर्थ ने वो सारा कुछ सफाई कर दी होती है सुबह तक, जो हमने कल पिछले दिन को तूफान मचाया होता है। सो और बाय द वे जितना ये क्लोज है, सो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू में जैसे आपका डीएसएलआर है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें उतर सकती हैं, कलर बड़ा अच्छा आ सकता है। सो डू ट्राई इट अपने डीएसएलआर से, डू ट्राई इट। ये बहुत खूबसूरत मंजर आपके, और स्पेशली लैंडस्केपिंग बड़ी अच्छी हो सकती है इसके साथ। Which brings me to बिल्कुल something सही। else. आजकल एक और हमारे पास एक विजिटर आया हुआ है मॉर्निंग फजर स्काई में। उस वो भी DSLR ऑब्जेक्ट है। I don't know, is it still available, Roshan, to visit, to view these days? जी जी, इट इज। अभी हम बात करेंगे उसकी। Okay, good. ये टीजर था, ये stay tuned for more. उमर जी अजीज जी। पूछ रहे हैं कि why early, everything early morning, Roshan?
नहीं वैसे उमर ये इसलिए होता है ताकि हमारी आदतें ठीक रहें। हमारी आदतें ठीक रहे का मतलब ये नहीं कि हम सुबह जल्दी जागें, आदतें ठीक रहे का मतलब है कि हम सूरज चढ़ा के सोएं। Exactly. मैं यही कहने वाला था कि it depends on your point of view. It's maybe early morning, but for me it's late night, you know. या एग्जैक्टली। ओके, और हाईलाइट ऑफ द मंथ, दो हाईलाइट्स में से एक हाईलाइट है जुपिटर की ऑपोजिशन। उमर भाई और समीर, ये क्या हो रहा है? ऑपोजिशन जी, सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सूरज के गिर्द घूमते हैं। जमीन भी सोलर सिस्टम में है, जमीन भी सूरज के गिर्द घूमती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता हुआ सूरज जमीन की सिमत में आ जाता है तो वो उस पॉइंट पे जमीन के क्लोजेस्ट होता है, अपने पूरे ऑर्बिट में वो क्लोजेस्ट उस पॉइंट पे जमीन के करीब होता है। और उस तक उसका साइज जितना बड़ा हमें नजर आ सकता है वो आता है, जितना वो ज्यादा ब्राइट हो सकता है वो हमें उतना ब्राइट नजर आता है। और ये वो पोजीशन होती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इमेजिंग उस प्लैनेट की होती है, जैसे ये जुपिटर की बात हो रही है सबसे ज्यादा है। और बड़े इंटरेस्टिंग और भी इवेंट्स हैं जिसपे होते हैं। आप टॉकिंग अबाउट एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स की अपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइट कर्व्स जब बनाते हैं एस्ट्रॉइड्स की, लाइट कर्व इस तरह बनाते हैं कि आपने एक दफा एस्ट्रॉइड की ब्राइटनेस को नोट कर लिया, कुछ देर बाद फिर नोट कर लिया, फिर नंबर्स नोट कर लिए, और फिर आपने देखा कि उन नंबरों का कोई ग्राफ बन रहा है। अच्छा, अब हर अपोजिशन पे भी हो सकता है, लेकिन हर अपोजिशन पे वो डिफरेंट बनेगा। या कुछ कुछ देर बाद भी देखें उसकी लाइट कर्व एस्ट्रॉइड की डिफरेंट होती है, क्योंकि एस्ट्रॉइड की अजीबोगरीब शक्लें और अजीबोगरीब अंदाज से घूम सकता है। तो मल्टीपल लाइट कर्व से फिर आपको पता लग जाता है कि एक्चुअली उसकी ओरिजिनल शेप कैसी है उस एस्ट्रॉइड की, मल्टीपल लाइट कर्व से। तो अपोजिशन के ऊपर सबसे ज्यादा इमेज होते हैं एस्ट्रॉइड, क्योंकि उनकी ब्राइटनेस बहुत बढ़ जाती है। तो ऑर्बिटल मैकेनिक्स में भी इसका एक रोल है। तो अपोजिशन जी बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। हम वेट कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास मीटर साइज की टेलीस्कोप्स नहीं होती, तो हम वेट करते हैं कि बड़ा अपर्चर करने के बजाय ना जुपिटर को अपनी तरफ खींच लें, तो कोई दावत दे ले उसे और उसे अपनी तरफ खींच ले। That's interesting, actually. The term opposition refers to Jupiter being at its maximum brightness with relationship to the sun, right? जी वो ऑपोजिट टू सन है ना। This is yeah, but this is not to be confused with Jupiter being at its closest approach to us. नहीं, मुझे लगता है कि वो यानी एक लाइन में है, सूरज, जमीन और जुपिटर एक लाइन में। मूविंग ऑन जी, 20 जुलाई को फिर न्यू मून होगा। वैसे रोशान, एक कंपटीशन, एक अटेम्प्ट होती रहनी चाहिए कि कितना अर्ली न्यू मून देखा है, कितने आवर्स का मून इमेज किया हुआ है। तो जो मुझे लगता है जो दुनिया का बेस्ट इमेज है न्यू मून का, वो पता नहीं थेरी है उसका इमेज है, और वो 0 आवर का है। 0 आवर का वो न्यू मून है, लेकिन वो 0 आवर का है, और वो डे टाइम का इमेज है उसका। तो उस बंदे ने जो टेक्निक यूज की उसने सारा उसको डिस्क्राइब भी किया है। सो इसकी एक अपना एक चार्म होता है कि मैंने कितना बारीक, कितने घंटे बाद का चांद इमेज किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो, लेकिन बड़ी बहुत एहतियात से करना चाहिए, बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि सूरज बहुत पास होता है। सो आप अपनी आंखें बचाएं और कैमरा बचाएं, रिस्क ना लें, ठीक है। एब्सोल्युटली। समीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? मैं यही कहना चाह रहा था कि it's very close to the sun, so those who are attempting to image a new moon should be careful, but that doesn't mean you should be afraid of doing it. You just need to be careful, be smart. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और जो लोग पास रोशन, गो टू जी आपकी बात से पहले कह दूं, जितने हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये शेयर कर सकें वीडियो, इससे पहले कि जुलाई खत्म हो जाए। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं सब लोगों को जो देख रहे हैं कि हमारी ये वीडियोस ना सिर्फ फेसबुक पे होती हैं बल्कि यूट्यूब पे भी होती हैं। लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे हम ये वीडियोस भी डालते हैं, और उनके साथ इन वीडियोस की मोमेंट्स, जो कुछ बीच में से मजे की मोमेंट्स हैं, उनका एक कोलाज भी डालते हैं। सो सारी पॉडकास्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप हमारे चैनल को जरूर देखिएगा यूट्यूब पे। ऑलराइट, सो ये तो था चांद। We also have हमारा Instagram भी है, yeah, and you should check us out. वहाँ पे we feature a lot of images taken by our members and a lot of interesting images from all over the world, and we further our astronomy discussion in a more visual medium. So please check out our Instagram as well. बिल्कुल सही।
और ये है जी जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज भी ट्यूसडे है और ये भी ट्यूसडे होगा 21 जुलाई को, सैटर्न की बारी ऑपोजिशन के। एक ही महीने में दोनों जेम्स ऑपोजिशन में है, विच मींस कि दोनों ब्राइटेस्ट नजर आएंगे, दोनों अर्थ के करीब तरीन होंगे, और आप दोनों को एक हफ्ते के फासले से बेस्ट व्यू में देख सकते हैं। सैटर्न की ऑपोजिशन उमर भाई, सैटर्न की अपोजिशन इस लिहाज से बहुत फेमस है कि एक खास फिनोमिना होता है, और वो चूंकि रुशान तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए मैं चाहूंगा तुम उस पर बोलो। तो वो एक खास फिनोमिना होता है जिससे सैटर्न रिमार्केबली डिफरेंट नजर आता है, और मैं चाहूंगा उसके ऊपर रोशान ही बोले। एक चीज मैं जरूर बता दूंगा कि सैटर्न का ऑर्बिट जो है वो तकरीबन 30 साल का है। तो होता ये है कि सैटर्न अपनी एक साइड पे ऑर्बिट में जब होता है तो हमें इसका एक पोल नजर आता है, जब ये दूसरी साइड पे आता है तो हमें इसका दूसरा पोल नजर आता है। तो आजकल जो हम पोल देख रहे हैं, जब ये हबल ने इसकी तस्वीरें ली थी तो उस वक्त हम नहीं देख सकते थे इसे जमीन पे रहकर। तो लेकिन ये जब अब हमें इसका पोल नजर आया तो बहुत सारे लोगों ने ये इसकी एक जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो इमेज की है। तो बल्कि मुझे याद है कि जब 30 साल मेरी एज हुई थी तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं एक जोहली साल का हो गया हूँ, जोहली साल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्रशांत आप बताएं वो सिल्गर इफेक्ट, वो जो आप। जी 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 जी, मैं ये आप सबको बताता चलूं कि सैटर्न की ऑपोजिशन के साथ एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, क्योंकि सैटर्न की रिंग्स बेसिकली आइस के ज़रात आप समझ लें और छोटे छोटे शीशे समझ लें। तो जब भी सूरज, अर्थ और सैटर्न एक लाइन में होते हैं तो ऐसे ही होता है जैसे सूरज की पूरी रोशनी सैटर्न की रिंग्स को लग के वापस आपकी आंख में आ रही होती है। तो सैटर्न इन द मोमेंट ऑफ ऑपोजिशन एकदम ब्राइट हो जाता है, और ऐसा ब्राइट होता है कि आप टेलीस्कोप से देख के कह रहे होते हैं यार ये किसी ने ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ये पोस्ट प्रोसेसिंग किसने लगा दी है इस पे। इट्स अमेजिंग, और उसका डिफरेंस इमेजेस जो हैं वो इमेज भी करते हैं, वो नजर भी आता है। और यहाँ पे ये मैं अगर आपको दिखा सकूं, सो इसमें इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जुपिटर और सैटर्न की ब्राइटनेस को अगर हम वैसे कंपेयर करें, ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये अगर आपको पिक्चर नजर आ रही हो, जुपिटर और सैटर्न की ब्राइटनेस राइट साइड पे नुक्तों की सूरत में दिखाई जा रही है। सो अगर आप देखें तो सैटर्न काफी डिम है जुपिटर से, लेकिन ये डिमनेस जो सैटर्न के अभी ग्रे सा बॉल नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये अच्छी खासी ब्राइट हो जाती है जब सैटर्न ऑपोजिशन में आता है। इसको सीलाइजर इफेक्ट कहते हैं, और ये एक्सक्लूसिव है सैटर्न के लिए। सब प्लैनेट्स थोड़े से ब्राइट होते हैं ऑपोजिशन में, जुपिटर भी हो जाता है जैसे फुल मून हो जाता है, बट सैटर्न की तो क्या बात है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिलाइजर ये इफेक्ट की कि पिक्चर दिखाऊं एग्जैक्ट, आपको। रोशान क्या ख्याल है, एग्जैक्ट ऑपोजिशन से कुछ देर पहले और कुछ देर बाद का ये फिनोमेना है, एग्जैक्ट जी ऑपोजिशन से? जी, ओके ठीक है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता अच्छा, कि मोमेंट का है या उससे पहले का बाद का। आई एम श्योर देयर इज अ विंडो, एग्जैक्ट कोई एक स्प्लिट सेकंड का तो होगा नहीं। जी। सो यू एब्सोल्युटली लेकिन ये राइट। बात और बिल्कुल ठीक है, अगर आप Look अपनी at graph. बायनोकुलर से, Graph. या अगर आप अपनी बायनोकुलर से और टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो आपको इतने ज्यादा ब्राइट रिंग्स नजर आएंगे। अगर आपने एक दिन पहले देखा है और अगले दिन देख रहे हैं, कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये सैटर्न के वही रिंग्स हैं जो मैंने एक दिन पहले देखे हैं। So this is actually good not only for imagers because that means their exposure times go down, but it's great for visual backyard astronomy. जो लोग अपने backyard से अपने families के साथ telescope के through planets देखना चाहे, this is a great time because these the Saturn की rings में जो clarity and definition जो नजर आती है, the Cassini division and things like that, they're extremely more contrasted during opposition. So it's absolutely wonderful to see the planets brighter, and not only the planets, but if you have a wider field of view in your telescopes, you can see the moons will also appear slightly brighter because they are also in opposition. So the Titan, you might be able to see the Jovian moons for sure will, एक line में आपको वो भी सारे object, the whole system आपको नजर आएगा. So it's a good idea to mark your calendars. हाँ जी, तो इस तस्वीर में जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिलाइजर इफेक्ट कितना प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। सैटर्न की रिंग्स लेफ्ट इमेज में अगर आपको नजर आ रही हो, एकदम ब्राइट हो गई। सो ऑलराइट, बहुत बहुत खूबसूरत कंपैरिजन है जी। सो इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो जुपिटर
और सैटर्न के ऑपोजिशन का जो डे है उस दिन ये व्यू नजर आएगी आपको अगर आप एक छोटे टेलीस्कोप से देख रहे हैं। सो ये जुपिटर है और जी, ई और सी उसके चांद हैं। ये क्या नाम है इन चांद का समीर? Ganymede जी। and E and C. सो Is it गैनेमीड, Callisto यूरोपा and एंड Europa? कैलिस्टो। हाँ जी। एक चौथा और कहाँ गया? हाँ, तो इस हो सकता है वो जुपिटर के आगे हो या पीछे हो, राइट? बिकॉज आयो ज्यादा दूर जाता नहीं, अगर इसमें नजर नहीं आ रहा है इट मस्ट बी इधर इन फ्रंट ऑफ जुपिटर या बिहाइंड जुपिटर। ओके, और ये व्यू होगी सैटर्न और उसके चांद की एट द डे ऑफ ऑपोजिशन। सो ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। हमारे पास उसके बाद जो अगला इवेंट आ रहा है वो है बेस्ट मॉर्निंग टू सी प्लैनेट मरकरी। सबसे ज्यादा जो कह लेना घर में वो बच्चा जिसको कोई लिफ्ट नहीं कराता, ये वो है। हर महीने इसने अपने आप को दिखाना होता है, मैं बेस्ट व्यू पे हूँ, मैं बेस्ट व्यू पे हूँ। कोई नहीं देखता। सो वीडियोस मरकरी को जरूर देखिए 22 जुलाई को। ठीक है, and is Mercury in retrograde for our astrologers out there? मरकरी का रेट्रोग्रेड शुरू हो गया आई थिंक। Yes, हो गया। सो ये अगला हफ्ता आपके लिए काफी कैसा होगा अगला हफ्ता हमारे लिए उमर भाई? अगला हफ्ता हमें सिर्फ एक चीज बता दें तमाम एस्ट्रोलॉजर्स और सब के सब, आसमान साफ होगा, बारिश तो नहीं होगी, बस हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी हम निबड़ लेंगे सबसे। कराची वालों से नहीं पूछे, they have a serious weather system moving in. My heart goes out to our fellow astronomers in Karachi. चलिए मौसम एंजॉय करें। ऑलराइट, सो और मरकरी के बारे में बस ये कि मरकरी हमेशा जब बेस्ट नजर आता है तो आधा नजर आता है और रिलेटिवली डिम है, ढूंढना पड़ता है और काफी लो होगा होराइजन पे। लेकिन मरकरी को रोशन एक है कि मरकरी थोड़ा सा भी बेटर स्काई हो तो ट्वाइलाइट में बड़ा क्लियरली विजिबल होता है। इफ यू नो इट के दैट स्टार इज मरकरी, इजीली विजिबल होता है। सो मुझे है ना कि बगैर अगर मरकरी नजर आ जाता है ना तो इसका मतलब बहुत ब्राइट है और बड़ा क्लियर है। बिल्कुल। और जो हमें लोग देख रहे हैं, हम अभी इन सब चीजों को एक स्काई सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखने लगे हैं, तो आप फिक्र ना करें ये कहाँ नजर आएंगे, कितने बजे नजर आएंगे, कैसे नजर आएंगे, वो भी आप सब देख सकेंगे। ऑलराइट, एंड फाइनली जुलाई के एंड में 30 जुलाई को और 31 जुलाई को इनफैक्ट दोनों दिन मीटियर शावर है। अच्छा उमर भाई और समीर आप लोग बताएं जरा, ये मीटियर शावर तो लग रहा है सब कोई बारिश होने लगी है, ये क्या होता है? यही होता है, बारिश होती है। Lots of debris, space debris, little asteroids, Umair ke favorite. The Earth sort of moves into a path, and these things hit our atmosphere, and they appear to look like a shower of sparks. And they can be मुख्तलिफ sizes के होते हैं, मुख्तलिफ रंग के होते हैं, because they're made of different materials, and when they hit our atmosphere, they burn. And अगर एक मटेरियल का है तो उसका ग्रीन कलर बर्न होगा, एक दूसरे मटेरियल का उसका कोई और कलर बर्न होगा. So they're fun to see from that point of view. And best फायदा ये है कि you don't need any special equipment. बाइनोस के साथ देखने की जरूरत नहीं है, ना टेलीस्कोप के साथ. All you need is your 2 eyes. Downside ये कि you can't see them from the city unless तो कोई बहुत ही बड़ा and bright meteor हो, शहर से नहीं नजर आते हैं. You'll have to be on the outskirts of the city or outside the city, but it's worth it, and especially in this time of social distancing, कि आप गाड़ी में बैठ के जाएं किसी remote area पे रात को, just do a picnic and just चादर बिछाएं and lie down and look at the stars, and you'll see a wonderful show. And this is Delta Aquarius. I'm presuming ये Aquarius constellation के side से हैं. जी. Oh, great. So I mean, it's a fun activity, and it's very exciting to see shooting stars. This is what people call shooting stars. And personally, मैंने एक दो दफा experience किया है लाहौर side पे. ऊपर पहाड़ों पे तो mountains में तो बहुत नजर आते हैं. All right. ओके, और ये एक छोटा सा चार्ट है, ये डेल्टा एक्वेरियड्स ज्यादा आप इस पे बेशक ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें. ये जो सॉलिड लाइन है ये दिखा रही है कि मिडनाइट के थोड़ा सा बाद रात को 4 मीटर्स पर आवर इसका रेट है. ओके, और डार्क साइड से जैसे समीर ने कहा ज्यादा नजर आते हैं, तो डॉटेड लाइन बता रही है डार्क साइड से वहां से 17, 15, 16, 17 मीटर्स पर आवर नजर आएंगे. याद रखिए कि जो पॉपुलर मीटियर शावर्स हैं
परसीड मीटियर शावर है, वो जो हैं वो हंड्रेड्स में होते हैं, हंड्रेड्स पर आवर। लियोनिड्स। जी लियोनिड्स, क्या बात है, जबरदस्त। और उमर इसी भी, तरह उमर अभी हमें देख रहे हैं, उमर के साथ और इन लोगों के साथ कई दफा इस तरह हुआ है कि हमने 90s में पहाड़ों पे जाके ये मीटियर शावर्स देखे हैं, और हमने उन सब चीजों में यानी जो 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 चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा सैम ने कहा है कि सिटी से आपको नजर आ सकते हैं, और स्पेशली आधी रात गुजरने के बाद 2-3 बजे 4 बजे बेस्ट टाइम होता है जिसमें आप मीटियोर्स को देख सकते हैं। स्काई बेटर होता है, लाइट, गाड़ियां चलना कम हो चुकी होती हैं, स्काई डार्क होता है, और इनके चांसेस ज्यादा ब्राइट होने के होते हैं इनके एटमॉस्फेयर से हिट होने के बाद। तो ये हो सकता है कि बेशक आपको 1 घंटे में नजर आ रहे हैं एक्सपेक्टेड, लेकिन इनमें कोई फायरबॉल हो सकता है, और वो जो फायरबॉल इतना ब्राइट आपको नजर आता है ग्रीन होता हुआ, और उसके बाद आपको उसकी स्मोक ट्रेल नजर आती है, और अगर आप और लकी हैं उस ऑब्जेक्ट के जरा फिजिकली करीब लोकेटेड है, तो आपको सोनिक बूम भी उसका सुनाई दे सकता है। ओह माय गॉड, रियली? यस एग्जैक्टली, आपको सोनिक बूम सुनाई देता है। तो मैंने 2 दफा ये आवाज सुनी हुई है, दोनों दफा ठंडियानी पे सुनी हुई है। अगर That आपको is इसका ridiculous. अगर आपको नजर आया है सोनिक बूम सुनाई दिया है एंड आपको स्मेल भी आई है, then you're in trouble. मैं इसलिए सैम के साथ नहीं जाता पहाड़ों पे, ये स्मेल वाला काम है ना, ये फिर यस समीर सारा। तो ओके वैसे मैं भी, जो आपने ठंडियानी का जिक्र किया, उम्मीदों की कड़ी में एक उम्मीद मेरी ये भी थी कि शायद वो आके गिरता कहीं दूर, पहाड़ के दूर, तो फिर वहां पे भी जाया जाता गाड़ी पे, तो दिल चाहता है मेरा कि ये चीजें गिरें आसपास। बस सर पे ना गिरे हैं, जरा साइड पे गिर जाएं। अच्छा बाय द वे शुएब साहब, बहुत 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 वेलकम आपको, आप भी आए। सो हम अब चलते हैं जी स्टेलेरियम की तरफ। ये एक सॉफ्टवेयर है, फ्री है, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है फ्री, और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे हमें ये देखें, पूरा आसमान हमारे सामने, हर चीज उसके अंदर वो हम देख सकते हैं। सो रुख हमने किया हुआ है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से शुरू किया जाता है टेलीस्कोप को अलाइन करना भी, और अगर आप भी आपकी सिम ढूंढनी हो तो नॉर्थ की तरफ पहले देखें। तो आप देख रहे हैं आसमान की एक तस्वीर है और मैं इसको यहाँ पे एक सितारा है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो आप टॉप लेफ्ट पे जो भी चीज मैं क्लिक करूंगा उसका आप नाम देख सकेंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं स्टेलेरियम के। तो ये है पोलैरिस, कुतबी सितारा, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, एंड नो, ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार नहीं है। याद रखें, ये हम एमेचर्स हैं जो इसको देखते हुए खप जाते हैं, हमें मिलता नहीं है। तो जब लोग कहते हैं ना, ओह अच्छा वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, तो फिर बड़ा अजीब लगता है। तो ये पोलैरिस है और हम यहाँ से देख रहे हैं। अच्छा ये आप देखें, इस टाइम लाइव व्यू दिखा रहा है लाहौर से। इस टाइम आसमान इस तरह है, सूरज गुरूब हो गया है, और ये लाइन जो है मैं ये भी असल है, आसमान में नजर आ सकती है हमें। जी बिल्कुल असल। अच्छा नहीं बिल्कुल असल नहीं है ये। हमने दोस्तों ऑल टाइम दे, आपको बहुत लाइनें नजर आएंगी स्काईज में। तो ये लाइन क्या है? ये वो रास्ता है, इक्लिप्टिक है ना, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर सूरज गुजरता है, और सारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड की जो मेन बेल्ट है वो भी आपको तकरीबन इसी जगह चलती हुई नजर आती है। तो हमारा सोलर सिस्टम उसकी प्लेन है ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और प्लैनेट्स को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन के लिए एक बेहतर व्यू है सदर्न व्यू। ये हम साउथ को सेंटर कर लेते हैं, उससे बहुत सारी चीजें हम आराम से देख सकते हैं। नॉर्दर्न साइड पे इतना कुछ है नहीं देखने के लिए, क्योंकि हमारी इक्लिप्टिक जो है वो साउदर्न साइड पे है। जी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, तो मेरे भाई ये कहाँ चली जाएगी? नॉर्थ वाली साइड पे, ये नॉर्थ पे हो जाएगी। दैट इज अमेजिंग कि नॉर्दर्न साइड पे धूप वहां से आएगी। अच्छा वहां पे सोलर पैनल भी फिर नॉर्थ की तरफ रखेंगे? यस, उन्हें तो सूरज की तरफ रखना है। वो उनको कई बातें सिखाने की जरूरत है। ये आई होप के अकबर भाई हमारी बात सुन रहे हैं, तो अकबर भाई आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, आपको कई बातें हमने सिखानी है, पैनल ही सीधे लगा लो। अच्छा ठीक है ओके। सो इस सॉफ्टवेयर में हम एक चीज बड़ी मदद कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से जान छुड़ा सकते हैं। क्या बात है, ये किसी प्योर एस्ट्रोनॉमर ने ये फीचर डाला इसके अंदर। सो मैं एक बटन दबाऊंगा और आप देखेंगे हो गया,
सो एकदम आसमान डार्क हो गया है, मिल्की वे नजर आ रही है। अब चाहे धूप हो चाहे जो भी हो, हम इस व्यू में देखते हैं। सो ये देखिए, ये इस टाइम जो 7:45 का आसमान है, लेकिन मैं टाइम को थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ, तो रात के 10 बजे के करीब मैं टाइम को लेके जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको करूँगा 22। ओके, सो रात के 10 बजे अगर आप देख सकें, ईस्ट और साउथ के दरमियान, साउथ ईस्ट में ये चांद निकल रहा है, और चांद के ऊपर सैटर्न और जुपिटर दो नुक्तों की सूरत में नजर आएंगे जिनकी हमने बात की। और ये तो आज की डेट में हम देख रहे हैं, तो इनकी ऑपोजिशन की डेट पे भी हम अभी जाएंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या नजर आएगा। और एक्लिप्टिक की लाइन को अगर हम फॉलो करते जाएं, तो फिलहाल इस लाइन के ऊपर हमें और कोई प्लैनेट नजर नहीं आ रहा। तो मार्स कहाँ गया, मरकरी कहाँ गया, वीनस कहाँ गया, उनको देखने के लिए हमें टाइम चेंज करना पड़ेगा, हमें ज्यादा सुबह की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं जूम आउट करूं, तो रात के 10 बजे लाहौर के ऊपर अगर मैंने डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स देखने, तो वो उनकी लिस्ट ये आपके सामने। ये वो सब डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्राइट हैं, जो आप देख सकते हैं, आप इमेज कर सकते हैं टेलीस्कोप से। तो इनमें से ज्यादा फेवरेट शेप साहब, ज्यादा पसंदीदा आप इमेज करते हैं, आपको कौन सा लगता है? हम उसकी तरफ चलते हैं। M16 M16, ये M16 क्या चीज है भाई? इसका कोई नाम होगा? 16 नंबर मासी, मतलब मेसियर 16। ओके, सो ये है जी ईगल नेबुला, जिसका शेप साहब जिक्र कर रहे हैं, M16। और इसको, ये मोहम्मद अली साहब का भी फेवरेट है, समीर को भी बड़ा पसंद है, आई थिंक ये सबको पसंद है। और हबल ने इसको पॉपुलराइज किया था पिलर्स ऑफ क्रिएशन की तस्वीर लेकर। और आप ये बीच में देख सकते हैं पिलर्स ऑफ क्रिएशन, ये मौजूद है। It's a wonderful object. It's also a relatively easy object to image with a medium-sized scope and a basic camera. It is an iconic image, and it is in a very densely populated area of the night sky. And this is one of the objects I mentioned earlier about being in the southeastern sky in June and July. So iske saath bhi bahut mazedar, there's a whole string of galaxies, as you can see, because this is from our point of view, ये densest part of our galaxy है, हमारे field of view में of our galaxy. So यहाँ पे बहुत हमें interesting objects नजर आएंगे। बिल्कुल सही। और इसके अंदर देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आमतौर पे पॉपुलरली इमेज नहीं किए जाते। अब जैसे मॉथ विंग क्लस्टर है, फॉल्स कॉमेट नेबुला है, एक तो ये नाम इनके, और यहाँ पे ये देखें, ट्वीडलडम क्लस्टर, समर बी हाइव क्लस्टर, ये सब चीजें हैं बट ज्यादा इमेज नहीं की जाती। सो मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग भी एस्ट्रो इमेजेस हमें देख रहे हैं, इनको जरूर इमेज किया करें, लाहौर से नजर आते हैं। शुएब साहब आपको कह रहा है रोशान। There's a very interesting nebula which I've imaged a few times. I'm sure we all have. It's called the Saturn Nebula, and I think वो भी available होगा। अवेलेबल है ये 10 बजे के बाद आता है। अब ये प्लैनेटरी नेबुलास का सीजन आ गया हुआ है, तो जिनके पास हाई फोकल लेंथ इक्विपमेंट है और अच्छी ट्रैकिंग है, दे कैन दिस इज देयर सीजन। मतलब वो वाइड फील्ड ऑब्जेक्ट नहीं है ये। प्लैनेटरी नेबुलास आर ऑलवेज सो स्मॉल, और लेकिन उनकी इंट्रिकेट अंदर फिलामेंट्री बहुत जबरदस्त एक वो बना होता है कि अगर आप उसको डीप करके देखें, हबल की देखें, तो आपको दूर से जो डॉट लग रहा होता है वो अंदर से बड़ा इंट्रिकेट फैब्रिक टाइप बना होता है उसका, कोई यूं करके फिलामेंट्स होते हैं बहुत अच्छे किस्म के। ये देखें ना, हाँ जी, ये जबरदस्त। सो दूर से देखें इस ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शायद प्लैनेट सैटर्न को आप देख रहे हैं। सैटर्न जी। और इसी तरह जुपिटर के नाम पे भी है, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स आजकल ऑपोजिशन में हैं, तो इन दोनों के नाम पे नेबुलास हैं, और उसको कहते हैं गोस्ट ऑफ जुपिटर नेबुला, और ये है सैटर्न नेबुला। अभी अच्छा जी, अच्छा इसमें एस्कीमो भी है नेबुला, एक वो भी आ रहा है, तो उमैर भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो फील्ड ऑफ व्यू यूज कर लें तो। कौन सा एस्कीमो? कोई भी प्लैनेटरी नेबुला जो आप चाहत का हो। स्कीमो का तो बहुत आपको पुरानी तस्वीर मिल जाएगी। वो मैं किसी जमाने में नेक होता था, आरजीबी करता था, तो वो तस्वीर आपको मिल जाएगी। स्कीमो की तो है मेरे पास, बस सिर्फ दूसरी है। My mother has joined the stream. Please say hello to my mother.
हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम, वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा जी जी, ये मैंने स्काई के अंदर कॉन्स्टलेशंस की बाउंड्रीज डाली हैं, तो आप देख सकते हैं स्काई को किस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप अपने सामने देखें, ईस्ट साइड पे रात 10 बजे निकलें, ईस्ट की तरफ देखें जहां से सूरज निकलता है आमतौर पर, या किबले की ऑपोजिट डायरेक्शन में, और थोड़ा सा ऊपर करके देखें, आपको ये बड़े प्रोमिनेंट 3 सितारे नजर आएंगे, वेगा, डेनेब और अल्टायर। इनके बीच में से देखें, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी गुजर रही है। और एमेचर एस्ट्रोनॉमी में 3 ब्राइट स्टार्स का जो ट्रायंगल बनता है, उसके अंदर से अगर गैलेक्सी गुजर रही है तो उनको हम फॉर्मली ट्रायंगल्स कह देते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है, ये समर ट्रायंगल है, और ये नहायत पॉपुलर एक एक एरिया है स्काई का। इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम टेलीस्कोप से, छोटी टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। मेरा जो पसंदीदा ऑब्जेक्ट है, जो कि आपके पास कोई कैमरा नहीं चाहिए देखने के लिए, कोई बड़ा टेलीस्कोप नहीं चाहिए, वो वेगा और अल्टेयर के बीच में है। और अगर मैं जूम करूं तो आप देखेंगे कि ये वो ऑब्जेक्ट है, ये अगर आप देख सकें, ये बीच में। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये कोट का हैंगर, जो हैंगर आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े टांगने के लिए, तो इसमें कोट हैंगर की शेप है, इसको कहते ही कोट हैंगर है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एस्टेरिज्म, सितारों का गुच्छा जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट बनाता है। और साथ ही उसके टेलीस्कोप से आप एल्बीरियो को भी देख सकते हैं। ये जी बदनामे ज़माना डबल स्टार है, और ये तो लोगों ने इमेज कर करके या विजुअली देख देख के ना स्टार पार्टियां भुगताई हुई हैं। So, ये किस तरह मुझे जोर से याद है तार- कि स्पार्को के ऑफिस में जब हम जाते रहे हैं वर्ल्ड स्पेस वीक में, तो कई साल ऐसे गुजरे, कोई प्लैनेट नहीं होता था और मून भी नहीं होता था, तो हमारे पास वाहिद ऑब्जेक्ट जो होता था शौक से लोगों को दिखाने का, वो एल्बीरियो ही था। तो जिसपे कलर्स फैसिनेट करते हैं लोगों के, अच्छा डिफरेंट कलर्स के स्टार्स हैं। और पब्लिक आउटरीच में होता ये कि 1 सेकंड लगा कर किसी ने आंख से देखना होता है और साथ कहता है और कुछ दिखाएं। हाँ जी। तो उस वक्त हम बड़े परेशान होते हैं, जब प्लेनेट भी ना हो, मून भी ना हो, तो अब क्या दिखाएं, और लाहौर का स्काई है तो और क्या दिखाएं, तो इट्स वेरी हार्ड। तो बिल्कुल एल्बीरियो हमें सेव करता है कुछ ना कुछ। जी। सो ये जो समर ट्रायंगल है ना, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा रेफरेंस पॉइंट है, आप इसको जरूर तलाश करें, और अगर आपको ये मिल जाए तो आप अपना स्काई में बहुत सारी चीजें और देख सकते हैं। समर ट्रायंगल के अंदर एक और डीप स्काई ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, जो कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी बड़ा टेलीस्कोप है और कैमरा है तो फिर बहुत अच्छा आपको नजर आएगा। ये वेगा के साथ अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 सितारों का एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना हुआ है। इनमें से शीलक और सुलफात के बीच में अगर आप देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट है, अंगूठी सी बनी हुई है। दिस इज द पॉपुलर रिंग नेबुला। सो ये छुपा हुआ है समर ट्रायंगल के अंदर। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, समीर और उमैर भाई का बहुत रेगुलर इमेज्ड ऑब्जेक्ट है। This is a very bright object. So if you have 5 inch or 4 inch से ज़्यादा बड़ा scope हो, you will actually feel color when you're looking at this through in a clear sky. You can feel uh, greenish ज़्यादा, because eyes are more sensitive to green. You feel a greenish color जो actually है नहीं, but it's that bright an object. It's one of those few nebulae that you can actually feel a sense of color coming from millions of light years away. It's mind blowing. और मैं भी इस तस्वीर में जो अभी हम देख रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये चीजें कितनी छोटी और डिम हैं, सो दैट जब लोग देखते हैं तो वो एक्सपेक्ट शायद करते हैं कि हबल की तस्वीर नजर आ रही होगी आईपीस में, बट ऐसा नहीं है। या एक्चुअली पता क्या, ये एग्जैक्टली वो बात है कि मैं इसका कंपैरिजन इस तरह करता हूँ कि आपने झील सैफुल मुलूक की तस्वीर देखी है और आप वहां खुद गए हैं, तो तस्वीर का और आपका खुद का देखने में ऑब्वियसली फर्क होगा, लेकिन कोई ऐसा फर्क नहीं होगा जो आप कहेंगे कि यार तस्वीर इससे बहुत बेहतर थी, बल्कि वो वैसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप वहां पर आए और आप देख रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर 50,000 बातें हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी होती है, हाईली प्रोसेस होती है, 2.5 मीटर का शीशा है, जमीन की फिजा से बाहर है, और जिन लोगों ने उसको इमेज किया वो दुनिया के बेस्ट इमेजर्स हैं जिन्होंने उसको इमेज किया, उस टेलीस्कोप को यूज किया है। अच्छा, जब आप नेकेड आई से देखते हैं तो आप एमेचर्स की टेलीस्कोप से देखते हैं, बेशक वो 14 इंच हो, बेशक वो 20 इंच हो, इमेज ब्राइट बहुत होता है, लेकिन परफेक्ट फोकस है या नहीं, कॉलिमेशन, हमारे अपने मामलात होते हैं, कॉलिमेशन ठीक है या नहीं। अच्छा, और आप कभी भी हबल की टेलीस्कोप को या फॉर दैट मैटर हमारे इक्विपमेंट से ली गई इमेज को नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकता।
तो मुझे याद है कि खालिद मरवत साहब की 18 इंच की ऑब्सेशन टेलीस्कोप से नेगलर 31 से M57 देखा था, ये रिंग नेबुला देखा था। तो फील्ड ऑफ व्यू ह्यूज था, और लेकिन वो इतना ब्राइट नजर आ रहा था, बहुत ज्यादा ब्राइट था, विद नो कलर एट ऑल। सो मैंने जो सुन रखा है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, कि 30 इंच की टेलीस्कोप तक आप पहुंचे तो आपको इसमें कलर नजर आएगा। अच्छा, वाह। जो मैंने सुन रखा है, ठीक है ना, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। Okay. तो क्योंकि कलर के लिए अब डॉक्टर रोशान साहब हैं, ये हमें बताएंगे। तो नहीं। जो रॉड्स एंड कोन्स के मसाइल हैं, तो सही सही। सो हमने जो शुरू में एक ओवरलुक लिया था, ओवरव्यू लिया था मंथली, उसको अब हम प्रैक्टिकली देखने लगे हैं। पहला जो हमने जो कार्ड देखा था वो था 12 जुलाई का, मून और मार्स का। सो मैं 12 जुलाई की तरफ चलता हूँ। सो 12 जुलाई को रात के 3 बजे अगर हम टाइम कर लें, तो ये देखें जी, ये मून और मार्स का कॉम्बिनेशन आपके सामने है। सो इस तरह ये नजर आएंगे, और कलर डिफरेंस आपको बड़ा ऑब्वियस नजर आ रहा होगा। जबरदस्त। और मैंने मून जो है ये ईस्ट, सॉरी रुशाद, आप ये ईस्ट और साउथ जो है, ये इंपॉर्टेंट है ज़हन में रखना कि ये आपका कितना है, 90 डिग्रीज का है फील्ड ऑफ व्यू। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्स और मून ये किधर है। जी रोशन बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि मून जो है एक्लिप्टिक से थोड़ा सा नीचे है, एग्जैक्टली एक्लिप्टिक पे नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? जी, उसकी वजह है कि उसका ऑर्बिट जो है वो 5 डिग्री का टिल्ट है, तो वो कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, और यही वजह है कि हर दफा लूनर इक्लिप्स नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर और नीचे हो रहा होता। तो लूनर इक्लिप्स के होने के लिए इसको एक्लिप्टिक की लाइन के मिडल में होना चाहिए। जी, उसके करीब करीब होना चाहिए कि जमीन का साया जो है वो इसके ऊपर पड़े। अब भी जमीन का साया कहीं ना कहीं पड़ रहा है, लेकिन जमीन का साया ब्लैक स्काई पे पड़ रहा है। तो जब कोई मून सामने आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर पड़ेगा, हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बिल्कुल सही। और समीर, जैसे हम टाइम को भी फॉरवर्ड करने लगे हैं, ज़्यादा नहीं, इसी दिन में हमने रहना है, और सिर्फ सुबह के बस 4:15 बजा देने हैं, तो वो सूरज की थोड़ी सी ट्वाइलाइट आ रही है, और यहाँ पे हमें ये कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन वीनस और एल्डीबैरन का मिल रहा है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। Stunning. I mean, this is a very beautiful night. I think a few days later would be even better to image 4 of these planets, because आपको Mercury, Venus, Mars, the Moon and Uranus भी image करने का मौका मिलेगा, all in one night, one morning. So if you have you know 6 to 8 inch scope, if you have about 1500 to 2000 focal length, you should be able to image these objects. बिल्कुल। और ये अगर हम देख सकें कि 12 जुलाई को अगर आप सुबह के टाइम चले जाएं बाहर और आपके पास क्लियर व्यू हो, तो इधर वेस्ट से शुरू करें, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मून, टेलीस्कोप हो तो यूरेनस, वीनस, और वो नीचे पिज्जी का शोरबा, ये सब हमें नजर आ रहे, पूरा सोलर सिस्टम नजर आ रहा है। अच्छा, ये है 12 जुलाई। हाँ जी, 12 और 13 की रात, 12 और 13 की रात, ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट। सो अब है जुपिटर की ऑपोजिशन ऑन 14th जुलाई, ये उसका अगला दिन है। Roshan, what I want you to do for us here is to find out when during opposition हमें GRS नजर आएगा। Okay, great. GRS क्या है समीर? GRS is it stands for the Great Red Spot, and it is this giant storm system in the atmosphere of Jupiter, जो एक red eye की तरह हमें नजर आती है, and it's because of the spin of Jupiter, rotation of Jupiter. It's not visible to us all the time, but every so often it faces us and we get a chance to image it. So बहुत ही interesting feature है, and यही है ज़माना image करने का, because it's the Great Red Spot is shrinking. There it is. Pause. Look at that. 353. जी, ये अगर मैं थोड़ा सा इसको रिवाइंड करूं तो बिल्कुल जो मिडल में ये आएगा ऑलमोस्ट 3:15 फर्स्ट कांटेक्ट का दरमियान। हाँ जी, फर्स्ट कांटेक्ट में हम टाइम पीछे कर लेते हैं। अच्छा, वो एक मून भी पीछे गिरा था।
So about 3 a.m. About 3 a.m. हाँ 3 a.m. Is a good बाहर आ time to जाएगा. get ready to image the great red spot on Jupiter at opposition. Brilliant. ओके सो ये 3:15 की व्यू है जी. 14 जुलाई की रात 3:15 बजे जुपिटर के सेंटर में होगा जीआरएस. और शुरू से एंड तक मेरा ख्याल है कितना, शायद 1 घंटा रहेगा ये जुपिटर के ऊपर. I think its rotation 9 hours 52 minutes. 1.5 घंटा I think हमें नजर आएगा, something like that, no? Why don't we check? हाँ नहीं वो ये है कि ऑब्वियसली बेस्ट टाइम इसका यही है कि जब ये बिल्कुल डेड सेंटर हो. तो और बाय द वे आप छोटी टेलीस्कोप से भी इमेज करें क्योंकि इसका रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट है. जी एब्सोल्युटली. और होपफुली जब आप इमेज कर रहे होंगे तो कोई मीटियर, कोई एस्ट्रॉइड आके इसमें हिट होगा और एक फ्लैश होगा और आप वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे. तो जरूर ये करें. एग्जैक्टली. एंड इसी के साथ बीटलजूस भी फट जाएगा एंड बहुत मजा आएगा. अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान की रहे कि यहाँ पे जब जीआरएस नजर आएगा तो ये देखें जुपिटर थोड़ा नीचे जा चुका होगा. What's the altitude अभी? जी एल्टीट्यूड वाली विंडो मैंने बंद की हुई है, वो मैं ऑन कर लेता हूँ. सो एल्टीट्यूड मुझे लग रहा है जैसे 20 डिग्री के करीब लग रहा है. हाँ उतना ही. सो चलिए वो सेटिंग बाद में मैं इसको कर लूंगा एडजस्ट. ओके सो ये तो था जुपिटर की ऑपोजिशन. सैटर्न की ऑपोजिशन है 21 जुलाई को. सो हम 21 जुलाई को रात 12 बजे देख रहे हैं और ये है प्लैनेट सैटर्न. और बिल्कुल आप देखें 12 बजे ये साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल ऊपर नजर आएगा. और अगर हम सैटर्न को जूम करें सो ये व्यू है सैटर्न की एट ऑपोजिशन 21 जुलाई रात के 12 बजे. और ये उनकी चांद की सारी अरेंजमेंट है, इतने सारे उसके चांद हैं. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी. एक और फिनोमिना होता है कि जब आप जुपिटर को या सैटर्न को टेलीस्कोप से देख रहे होते हैं तो जुपिटर के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 चांद होंगे, समटाइम्स 5 चांद होते हैं. तो वो 5वां चांद आपने नया डिस्कवर नहीं किया होता. बीबीसी को ना प्लीज बता दें फौरी तौर पे कि मैंने 5वां चांद डिस्कवर कर लिया है. वो कोई ना कोई स्टार होगा, कैटलॉग में देख लें, स्टेलेरियम में देख लें. और इस तरह सैटर्न के साथ भी होता है कि आपको पता नहीं लगता यार एक ना टाइटन कौन से वाला है. तो ये जो एप्स हैं स्टेलेरियम वगैरह, ये है बड़ी हेल्पफुल होती है, आपको प्रिसाइसली पॉइंट आउट कर दें कि आप क्या चीज देख रहे हैं. One thing I like to point out about Stellarium is that it actually is, if you have the correct cabling, you can plug in your mount, Nexstar, AVX, most of the main mounts that you have. You can plug it straight into the software, and then the software can be used to actually point your telescope. So you can click on Saturn and your telescope after a little bit of calibration will slew straight to Saturn. And that's a very interesting feature of Stellarium, especially because it's free. So ये बहुत अच्छी feature है. And Umar Aziz पूछते हैं कि can we get the GRS on prime focus on an 8-inch camera? And I'd like to say Stellarium has another very interesting feature where you can actually feed in the information of your optical system and your imaging train, so your telescope and your camera, and it'll show you a preview of exactly what should be visible in your image. So ये भी एक अच्छा it's a अच्छी feature है Stellarium की. So I think that to maybe you'll be able to image Jupiter at prime focus with a camera through an 8-inch scope, but it'll appear very small. You're better off using a Barlow or a dedicated planetary camera to with a smaller size sensor, so that the planet will appear a little larger. And then to image GRS, you definitely need to do some stacking because itni details, atmospheric band details and GRS details aapko nahi aayegi. But you should be able to view it with your eye through the telescope. You should be able to see the GRS through even a 25 mm eyepiece. You should be able to feel its shape and its presence. So don't miss that out. Like I love looking for the GRS. हमेशा होता है कि वो नजर आए, वो नहीं है नजर, हाँ वही नजर आ रहा है. It's there ना. Get someone else to confirm नजर आया, हाँ मुझे कुछ feel हो रहा है. So that
I mean, thanks to Stellarium, you know exactly when it's visible, and then you can tell everyone कि भाई मैंने तो GRS देखा था opposition पे. बिल्कुल सही है. और ये जो सिमुलेटेड व्यूज है ना, इनमें लग रहा है जैसे अभी 300 गुना जूम करके जुपिटर नजर आ रहा है, बट ऐसा रियल में नहीं है. आप रियल में अगर छोटी सी 60x पे भी देख रहे हैं, 50x पे भी देख रहे हैं, यू कैन सी जुपिटर से क्लाउड्स. और अगर GRS है, यू कैन फील इट. सो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जूम करें. And if you go with a Barlow and then a 10 mm eyepiece, and like, you know, then you'll have resolution loss, but you'll be able to see the GRS. जी. फिर एक मैं और बात भी कहता जाऊं इमेजिंग के पर्सपेक्टिव से कि जुपिटर सबसे ज्यादा तेजी से घूमने वाला सैयारा है. सो एक सादा सी बात होती है कि जितना लंबा एक्सपोजर आप खोलेंगे उतनी ज्यादा लाइट आएगी और जुपिटर उतना ब्राइट हो जाएगा. लेकिन लंबा एक्सपोजर खोलने से चूंकि वो घूम रहा है, वो रोटेट हो रहा है, तो ब्लर्ड हो जाते हैं उसकी जो डिटेल्स हैं स्टॉर्म्स की ब्लर हो जाती हैं. सो एक बेस्ट एक्सपोजर का टाइम है जो आपने फिगर आउट करना होता है. उसके लिए कैलकुलेटर्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ें. लेकिन आपको वो फिगर आउट करना होता है कि बेस्ट टाइम क्या है, और उसके ऊपर फिर आपके इतना छोटा एक्सपोजर भी ना हो कि लाइट खत्म हो जाए या बहुत ज्यादा डिम हो जाए, और इतना भी ज्यादा एक्सपोजर ना हो कि वो ब्लर हो जाए ऑब्जेक्ट. सो मतलब मुझे याद है कि लाइक हर तरह के एक्सपोजर से एक्सपेरिमेंट कर करके फिर आप फिगर आउट कर रहे होते हैं, और कैलकुलेटर्स भी मिल जाते हैं, वो आप कर सकते हैं. Great. And this will vary according to your focal length. And the size of your pixels, जो आपके कैमरे के पिक्सेल्स हैं, कि एक पिक्सल के ऊपर कितने 8 सेकंड पड़ा है, और वो दूसरे पिक्सल के ऊपर वही इमेज चला गया या नहीं चला गया. So Umar Aziz is asking, is there any recommendation for planetary camera for the poor lot? We're all poor. ZW, We're astronomers. We're all poor. या ZW. और बाय द वे प्लैनेट्स में अगर आप जाना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली मोनो है. लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ZW का सिंपल सा कैमरा ले लें, जो बेशक अनकूल्ड हो. ठीक है, तो आपके पास 2.52x मिनिमम बारलो होना चाहिए, और 8 इंच के साथ बहुत अच्छा इमेज होगा. तो ZW बहुत सस्ते कैमरे हैं. अगर आप अनकूल्ड ले रहे हैं, प्लानिटरी कैमरे हैं, कलर्ड ले लें, प्रोसेसिंग खत्म, फिल्टर्स का मसला खत्म, तो वो बड़ा अच्छा कर सकते हैं. Yeah, another alternative. I haven't used ZW, but I've used Orion's. Orion ka Starshoot Auto Guider is a mono camera, but it does planetary imaging as well. And then Orion has an even cheaper camera for planetary. It's called, I think, Orion Planetary Imager. It's not great, but it gets the job done. It gets you started. And then, I mean, I'd love to get a ZW for imaging planets. So, अगर आपने बिल्कुल सिंपल वेबकैम टाइप लेना है तो Orion का Starshoot 4 प्लैनेटरी कैमरा, वो आपको बेसिक्स आपके हो जाएंगे इमेज में. ओके, सो अब हमारे पास टाइम कम है जी. The Orions are CCDs, and I think the ZW is a CMOS. या ZW CMOS है. Yeah. लेकिन अब प्लैनेटरी के लिए CMOS जो है वो इट्स ऑल फाइन. Yeah. ऑलराइट, सो हमारे पास अब टाइम बहुत कम है जी, सो विल जस्ट स्किम थ्रू दिस. सो मार्स जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, ये छोटा नजर आएगा और इस तरह का अंडे की शेप का नजर आएगा. लेकिन मार्स की सबसे फैसिनेटिंग बात यह है, अगर मैं महीनों को आगे करूं तो देखिए इसका साइज किस तरह चेंज होता है. ये देखिए. सो इसी साल के शुरू में जनवरी में ये था, और अब जुलाई में ये है. सो इट वेरीज अ लॉट. सो मार्स को अगर आप देखें तो ऐसा नजर आएगा, छोटा नजर आएगा, ज्यादा उम्मीद ना रखिएगा. और ये तारीख जो मैंने सिलेक्ट की है, ये वही है जिस पे हमने बेस्ट व्यू हमें मरकरी की मिलनी थी. तो वो देखिए 4:15 बजे मरकरी कहाँ पे बैठा हुआ है. सो ये प्लैनेट मरकरी है, और मरकरी की बेस्ट व्यू या वीनस की बेस्ट व्यू तभी मिलती है जब ये प्लैनेट्स हाफ इल्यूमिनेटेड होते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चांद की तरह नजर आ रहा है. So that is Mercury and the planets. एक आखिरी चीज जो अभी तक जिसका हमने जिक्र नहीं किया, उमर भाई और समीर और बाकी सारे एमेचर एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी, वो है हमारा एक गेस्ट स्टार. तो आजकल आसमान में एक बहुत ही अमेजिंग, शायद वंस इन अ डेकेड ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और मैं उसकी आपको एक सिमुलेटेड वीडियो दिखाने लगा हूं. सूरज निकलने वाला है और एक लाइन सी हमें नजर आ रही है ऊपर से नीचे जाती हुई, और उर्दू वालों को ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए. दुमदार सितारा, ऐसा सितारा है जिसकी दुम है. सो कॉमेट जी बहुत जबरदस्त न्यू वाइज हमें नजर आ रहा है आजकल,
और सुबह के वक्त ट्वाइलाइट में आप इसे आंख से भी देख सकते हैं। सादा सिंपल DSLR कैमरे से इमेजेस भी ले सकते हैं, मल्टीपल तस्वीरें उतारें, 10 खराब हो जाएंगी, एक अच्छी आएगी, लेकिन आप करते जाएं। सो इसकी जो टेल है वो भी आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, कर्व हो रही होती है। और फिर अगर आप उसकी सेकंड टेल भी देख सकें तो वो कमाल हो जाएगा, छा जाएंगे आप। तो जरूर इसको देखना है और इसको मिस नहीं करना। ये आपकी खुशबख्ती की अलामत है कि आप इसको देख पाए। तो मेरे पे ये इस कमेंट की खास बात और हैरत कुन बात ये है कि ये अगली दफा जब भी आएगी तब तक 6000 साल गुजर जाएंगे। जी मैं तो यहाँ वेट कर रहा हूँ, मैं तो ज़रा देख ही जाऊंगा। तो बाकी आपका मुझे प्लान करना, आपका प्लान क्या है? और 6000 क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्बिट इस तरह के एक दफा ये चला जाएगा तो जमीन 6000 चक्कर लगा चुकी होगी जब ये फिर दोबारा आएगा। तो ये यकीनन आपकी जिंदगी का एक ही दफा का ये व्यू है, इसको मिस ना करें। सो इसको जरूर देखें और इमेजेस लें इसके। और इमेजेस आसानी लिए जा सकते हैं मेरे पे, ऐसे ही है ना? यस बासानी, बहुत ब्राइट है, बासानी आप ले सकते हैं। ये एक क्विक राउंड था जी जुलाई के स्काई का, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बेसिक्स पता लगे होंगे। समर ट्रायंगल से आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद एक्लिप्टिक को फॉलो करें, स्टार चार्ट्स देखें, वेबसाइट्स पे जाके स्टार मैप्स देखें, और आप आराम से फिगर आउट कर सकते हैं कि प्लैनेट कितने बजे निकलेगा, कहाँ देखना है, और वो सितारा कौन सा है जो चमक रहा है सुबह के टाइम। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आजकल इसको पढ़ रहा हूँ। सो ये लूनर मीटेरॉइड इम्पैक्ट के ऊपर एक किताब है, और इसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई रंगारंग तस्वीरें नहीं है। पिक्चर जरूर हैं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन क्या बात है, इसको पढ़ के मुझे ये पता लगा कि चांद पे कितना एक्टिव इम्पैक्ट को मॉनिटर किया जा रहा है, एमेचर्स करते हैं। और इट्स फैसिनेटिंग टू सी समथिंग एक्टिव हैपनिंग इन द सोलर सिस्टम, क्योंकि आमतौर पे ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ टाइम में तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं। सो लूनर मीटेरॉइड इम्पैक्ट, नहीं, बहुत अच्छी किताब है। और वो जो आप बात शायद कर रहे हैं ल्यूनर ट्रांजिएंट फिनोमेना, जी बिल्कुल, उसकी आप बात कर रहे हैं, तो इसमें जिस तरह वो भी बड़ी अच्छी किताब है, मैं ख्याल सबको पढ़नी चाहिए। और ये कि इसमें सारी वो बहस भी है, मेरा ख्याल है कि वॉल्केनोज हैं या इम्पैक्ट हैं, जो क्रेटर्स हैं वो क्या हैं। अब इन्होंने आपको ये नंबर भी शेयर कर दिया है। अच्छा, एक जरा आप शेयर आप कर रहे हैं तो आप जूम की जरिए किताब भी भेज दें तो मैं वैसे मेरी आजकल जो मिलती जुलती किताब मेरी ये वाली है। अच्छा, एस्ट्रॉइड सही। तो ये हिस्ट्री इसकी है और इट्स अ वंडरफुल बुक। और इसमें बस वो हिस्ट्री थोड़ी सी बताई गई है कि कैसे मिले और क्लासिफिकेशंस कैसी हुई हैं, और इट्स अ वंडरफुल हिस्ट्री। अब एस्ट्रॉइड एक्चुअली वो सब्जेक्ट है, एक तो टेलीस्कोप से देखने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, फिर जो टेलीस्कोप से देखते हैं इमेजिंग करने वाले उससे भी कम है, जो इमेजिंग करते हैं उनमें ना होने के बराबर तादाद है एस्ट्रॉइड्स को इमेज करने की। क्योंकि एक नुक्ता नजर आता है सितारे की तरह, नो वन इज इंटरेस्टेड, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब चल रही है। सैम, आप कुछ पढ़ रहे हैं? No, मैं सोचा था कि मैं Hitchhiker's Guide to the Galaxy book 2 शुरू कर लूं, restaurant at the end of the universe, but that's not related to astronomy, that's science fiction. आजकल I'm watching a lot of videos on YouTube about astronomy and especially about astroimaging. सैम ने जो बात की है ना, उसमें एस्ट्रो इमेजिंग चैनल सबको देखना चाहिए YouTube पे जो है वो वाला, दैट्स अ मस्ट। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनके पास बहुत काम की वीडियोस हैं, तो वो सबको देखनी चाहिए। Incredible videos, बहुत अच्छे लोग हैं, and they've been doing I think weekly sessions for years now. मंडे को yes, हमारे लिए early I think 6 a.m. Monday morning उनका live 6 बजे होता है। yes can join their session as well, and they interview the people who write the softwares that we use, or the people who design the optics that we use, and they discuss things with them from our point of view, from amateur point of view. So बहुत ही approachable and understandable
कॉन्वर्सेशन होता है एंड यू लर्न अ लॉट जस्ट बाय ट्यूनिंग चलें इन फिर एंड अगली दफा डेमियन पीच को बुलाते हैं। श्योर। आपने वैसे जो शोएब के डेटा प्रोसेस करके जुपिटर की इमेज खींची है वो निकाली, वो डेमियन पीच की जरूरत ही नहीं है अब। ये मैंने कहा इसका भी गला खुश्क करें ना जरा। हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में बस आप सबको एक समरी के लिए ये दिखा रहा हूँ, सो इसको मिस ना कीजिएगा। उम्मीद रखें कि बादल ना हो, उम्मीद रखें कि क्लियर रहे। ये प्लैनेट्स के ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि 15 जुलाई को जुपिटर गायब हो जाएगा, 15 को भी ब्राइट ही होगा, 13 को भी ब्राइट ही होगा। तो हमारे पास कुछ टाइम विंडो है इनको ऑब्जर्व करने की, और 20 और 21 जुलाई को आप सैटर्न के ऑपोजिशन देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जी, आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं तो जा रहा हूँ इसके बाद आसमान को देखने अंदर से खिड़की से, क्योंकि मैं एसी में रहना चाहता हूँ, ठंड में रहना चाहता हूँ। और रात को मैं कोशिश करूंगा कि अगर क्लियर हुआ तो ग्लोबुलर क्लस्टर M13 जरूर देखूं, वो आजकल की सौगात है। सो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Goodbye guys.